मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर की बैठक। तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा। 1 बजे चंपावत से हेली द्वारा पहुंचेंगे गौलापार स्टेडियम। काठगोदाम में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पहलवानों को लेकर कांग्रेस की चेतावनी। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान। कहा, बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो महिला कांग्रेस करेगी सीएम आवास का घेराव। 10 जून को देहरादून में होगी भारतीय सेना अकेडमी की पासिंग आउट परेड। 374 कैडेट होंगे पास आउट। 7 मित्र देशों के 42 कैडेट होंगे शामिल। मशहूर गायक व पवनदीप राजू ने देहरादून में बिखेरा अपनी आवाज का जलवा। 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास कार्यक्रम में पहुंचे थे पवन। उत्तराखंड के 6 जिलों में शुक्रवार को बारिश होने के साथ तेज हवा होने की संभावना। प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं चंपावत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं। जोड़ मेले का शुभारंभ किया है। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पहले ही धनराशि की जारी हो गई है। यहाँ पर टीआरसी है जो मुझे बताया कि उसको टीआरसी जिसमें हमारे आने वाले श्रद्धालु, आने वाले पर्यटक यहाँ पर उनके रुकने का एक विश्राम स्थान है। उस स्थान को भी ठीक किया जाएगा, उसको भी ठीक प्रकार से रेनोवेट करने का काम किया जाएगा। और भी जो हमारे यहाँ से हमारी कमेटी के द्वारा समय समय पर मुझे बताया जाएगा। वैसे तो हमारे कार सेवा में लोग बाबा बच्चन सिंह जी के मार्गदर्शन लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी आपका एक कार सेवक होने के नाते मैं लगातार गुरु घर से जुड़ा रहा हूँ। इसलिए जहाँ भी मुझे भी जहाँ पर बताया जाएगा या जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी वहाँ पर हम तन मन से, शरीर से, आत्मा से आप सबको के साथ कंधे से गंगा मिलाकर खड़े रहेंगे। एक बार मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मेला जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आयोजित होता है, उस मेले का उद्देश्य यह है कि आपस में हम सब लोग मिलजुल कर रहें और गुरु घर से आशा देकर, गुरु घर से पूजा देकर, एक उत्साह देकर यहाँ पर जाकर फिर से को आगे बढ़ाने का काम करें। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जोड़ मेले का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और यहां पर जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें कि श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने शुभारंभ किया जोड़ मेले का। और अब रुक करेंगे खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को अपने गांव की याद सताने लगी है। लोकसभा सांसद क्षेत्र भ्रमण पर हैं। वहीं हरिद्वार सांसद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी में है। निशंक गांव पहुंचकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। इससे पहले निशंक को कोरोना काल में भी अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे थे। निशंक ने बताया कि गांव के प्रति उनका लगाव हमेशा से रहा है, इसलिए जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। निशंक ने बताया कि उनका जीवन बचपन से हर पहाड़वासी की तरह ही संघर्ष से गुजरा है। बताया कि उनके छात्र जीवन हो या एक शिक्षक से लेकर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक का सफर तय करना, यह बेहद ही संघर्षशील रहा है। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने गाँव में की है। निशंक ने बताया कि हर व्यक्ति जीवन भर एक विद्यार्थी ही रहता है जो जीवन में कुछ न कुछ सीख सिखाता है। निशंक अपने गाँव पहुंचकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो जितनी बात गडेरे हैं, बहुत सारी बात में तो हम लोग बह जाते थे। एक हमारे ये बात सही है कि मन बहुत होता है कि गांव में आए। व्यवस्था है समय की
और चाहे उत्तर प्रदेश में मुझे 2 बार कैबिनेट मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है उनके निर्वहन करने का जो मौका मिला, उसे थोड़ा सा समय कम निकल पाए गाँव आने का, कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, देश के शिक्षा मंत्री के रूप में हो। लेकिन तो भी मेरी हमेशा कोशिश रही है, जब मैं थोड़ा सा भी मौका मिल जाए मैं गांव आना चाहता हूँ। मेरी माँ भी बहुत पुरुषार्थी थी, वो ठीक अनपढ़ थी, लेकिन वो तर्क वितर्क में दुनिया को हरा सकती थी, ऐसा उन पे होता था। बहुत माँ से हमारी काफ़ी जिद्दोजहद भी होती थी बात बात में, लेकिन उसके साथ मैंने हल भी लगाया, माँ के साथ घास भी काटी है, गोबर तो हम इन खेतों में हमेशा डालते थे। स्कूल से आना ये काम करना, स्कूल जाने से पहले ये काम करना। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जवान प्रबोध रावत, जो कि मूल रूप से कपोलस्यू पट्टी के अगरोड़ा गांव का रहने वाला था, उसकी आत्महत्या किए जाने की घटना से ग्रामीण हतप्रभ हैं। आपको बता दें कि मृतक के शोक में अगरोड़ा बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं स्थानीय ग्रामीण दीपक असवाल ने बताया कि मृतक जवान के पार्थिव शरीर को गांव लाया जा रहा है, जहां उनके पैतृक घाट ज्वालपा में जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया गया कि कमांडो प्रमोद रावत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसी की भी समझ में नहीं आया है। घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। वहीं शोकाकुल व्यापारियों ने पूरे अगरोड़ा बाजार में अपनी दुकानें बंद रखी हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि वो स्मार्ट सिटी के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये पता नहीं, जिसको देखते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने जो नाश शहर का किया है वह उनकी विधानसभा में नहीं कर पाएंगे और उनको इसके लिए साफ इनकार उन्होंने कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि वो स्मार्ट सिटी के कार्यों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये पता नहीं है, जिसको देखते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने जो नाश शहर का किया है वो उनकी विधानसभा में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेलेंट नहीं बना रहे हैं। जब ये मेरी जानकारी में है, मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेलेंट तक ये ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है, जब तो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम करूँगा। वहीं इस मामले में बीजेपी के राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि काफी मशक्कत के बाद देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू हुआ है। विधायक विनोद चमोली की नाराजगी जायज है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक कर इस नाराजगी को दूर किया जाएगा। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, और अभी भंडारी चौक से लेकर के और सहारनपुर चौक तक उसको बनना है, उसका टेंडर भी हो गया है, किंतु आगे का विस्तार जो चमोली जी का कहना है कि आगे का विस्तार भी होना चाहिए। इस विषय को अधिकारियों से बातचीत हुई और मुझे लगता है कि तुरंत इसका निस्तारण भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल से अभी ड्रेनेज का काम प्रारंभ हो भी गया है, अभी प्रिंस चौक तक के काम सारे चालू हो गए हैं, उससे आगे का भी शुरू होना था, उसका टेंडर भी हो गया है। तो जो माननीय चमोली जी का कहना भी ठीक है कि अगर यहाँ से हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देते हैं, आगे उसका विस्तार कैसे जाएगा, आगे पानी कैसे जाएगा, सबसे पहले उसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। इस विषय को लेकर हम जल्दी आपस में बैठ करके निस्तारण करेंगे।
कुल मिलाकर अपनी ही सरकार के द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर बीजेपी विधायक के सवाल उठाए जाने से विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसे किस तरह से भुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के 6 जिलों में शुक्रवार को बारिश होने के साथ ही तेज गर्जन और हवा चलने की संभावना है, जबकि प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन इलाकों के लोगों के मौसम खराब होने के दौरान पक्के घरों में रहने की हिदायत दी है। प्रदेश की बात करें पूरे की तो करीब करीब साफ रहने वाला है, परंतु जो हाई रीचेज में मैं कहूँगा कि जो छुटपुट एक्टिविटी है शाम के समय, जो कि इसका एक लोकल वेदर रहता है, वो तो एक्टिविटी मिलेगी जो है। तो अगर ये 12 से 15 दिन की बात करें तो इसमें मौसम करीब करीब साफ रहने वाले हैं और साथ ही जो तापमान है वो बढ़ेंगे। तो तीर्थयात्री उनके लिए ठीक है, समय ठीक है, उसमें वो जा सकते हैं। कोई मौसम की तरफ से कोई विशेष कुछ भी नहीं है। बस यही है कि थोड़ी तैयारी तो हमेशा ही जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर तो तापमान एकदम तेजी से गिरते हैं, तो उसकी तैयारी, उस तरह की जो तैयारी है वो बिल्कुल होनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ हरिद्वार में गंगा जी से प्रार्थना की। हरीश रावत खिलाड़ियों के साथ हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों के साथ एक पत्र के माध्यम से गंगा मां से प्रार्थना करी है कि खिलाड़ियों की व्यथा को देश के पीएम और सत्ता सुनकर उन्हें न्याय प्रदान करें। इस प्रार्थना के साथ हरीश रावत द्वारा एक पत्र गंगा जी को समर्पित किया गया है और केंद्र सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश के नाम को और तिरंगे झंडे के सम्मान को ऊंचा उठाने वाले 4 पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो गंगा मां के पास आए, कहा मां हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए की पासिंग आउट परेड 10 जून को होनी है। इसमें 374 कैडेट पास आउट होंगे। इनमें 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी शामिल रहेंगे। सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी लेंगे। परेड को देखने सेना के तमाम अधिकारी, देश विदेश के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। अकादमी प्रबंधन परेड की तैयारियों में जुटा है। जेंटलमैन कैडेट पासिंग आउट परेड की जमकर रिहर्सल कर रहे हैं। परेड से पहले भी अकादमी में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। लक्सर क्षेत्र की राखी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 5वीं चैंपियनशिप नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन किया है। उसने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें कि लक्सर विकासखंड के धाड़ेकी गांव निवासी विक्रम सिंह की बेटी राखी किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा है। अभी पिछले दिनों उसने सुल्तानपुर के दुर्गागढ़ में स्थित एमपी अकेडमी में नेशनल प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें भाग लिया था। सर पहली बात तो है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने गांव का और अपने जिले का मतलब नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पे ऐसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस को ना मेरी बहुत टाइम कम था मेरे पास कि मैं इतने कम टाइम में इतना अच्छा कर लूंगी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पापा मम्मी का, कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। कि ऐसा हुआ था कि पहली मेरी जो मैं खेलने के लिए गई थी दुर्गागढ़, मैंने ऐसे ही ट्रायल दिया था नॉर्मल तरीके से, मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी उस टाइम पे, बिना प्रैक्टिस के मैंने ट्रायल दिया अपना और ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ।
उसके बाद फिर मुझे 1 महीने के बाद मेरा सर्टिफिकेट और जो मेरा मेडल वगैरह था वो मुझे जवालापुर से प्रोवाइड हुआ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर समिट आयोजित होनी है। उन्होंने इसकी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धामी ने बताया कि राज्य में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया। सीएम ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक निवेशक आए हैं, उसके लिए मजबूत नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। राज्य में हवाई, रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसका लाभ जरूर मिलेगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान 4 माह से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सांसद विभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए, पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो महिला कांग्रेस सीएम आवास का घेराव करेगी। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि हर तरीके से जो महिला पहलवान है उनके साथ हैं, और अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब आप उस पर कोई केस नहीं करते। मशहूर गायक व इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन ने देहरादून में अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। पवनदीप ने सुपरहिट गीत गाने शुरू किए तो दर्शक झूम उठे। इस दौरान दर्शक पहाड़ी गानों पर भी खूब नाचे। आपको बता दें कि सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वाधान में बन्नू ग्राउंड रेस कोर्स देहरादून में 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास संस्कृति महोत्सव देश की असीम विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक दुर्गेश लाल कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कार्य किए हैं। इन सालों में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण एवं अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश की तस्वीर बदलने का काम हुआ। इस प्रकार से पूरे देश का मान सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाया और देश और देशवासियों का जिस प्रकार से उत्थान हुआ है, आप जानते हैं किसी भी योजनाओं को आप देख लें, आज एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ से 4 धाम मार्ग की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की बात हो, नमामि गंगे की बात हो या फिर पर्वतमाला की बात हो, कुल मिला के सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, केदारपुरी को किस प्रकार से संवारने का काम किया, किस प्रकार से हेमकुंड तक रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया, और पूरे विश्व के अंदर जैसे अभी आपको जानकारी है कि विदेश में जाते हैं तो मोदी जी के पैर एक राष्ट्राध्यक्ष छूता हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। शहर को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से लाइफ स्मार्ट सिटी परियोजना ने देहरादून में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट करने का सपना तो साकार नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जगह जगह पर गड्ढे और सड़कों में जलभराव की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के मंत्री और विधायक भी स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मई के महीने में हुई हल्की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से लाई स्मार्ट सिटी परियोजना ने देहरादून में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट करने का सपना तो साकार नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जगह जगह गड्ढे और सड़कों में जल भराव की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के नेता और विधायक भी स्मार्ट सिटी देहरादून के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तो साफ कहा है कि स्मार्ट सिटी ने शहर का जो नाश किया है, ऐसा हाल वो अपनी विधानसभा का नहीं होने देंगे और स्मार्ट सिटी के कार्य अपनी विधानसभा में नहीं होने देंगे। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम अंतिम चरण में है। जनता को जरूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सुविधा के लिए थोड़ी दिक्कतें तो होंगी। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है तो मालूम है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना है। जब भी मेरी जानकारी में है मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया, तो मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, इतना है मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है, जब वो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के काम अब अंतिम चरण में है। अभी स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों को बुलाकर जितनी कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि बरसात से पहले पहले ये खुदाई वाले काम कम से कम कंप्लीट हो जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने खुदाई के काम हमारे हैं ये बरसात से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी की वजह से जनता को दिक्कतें हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, दिक्कतें हो रही है। लेकिन जब कोई कार्य होता है तो उस समय परेशानी भी होती है। अब जैसे हमारा परेड ग्राउंड बनकर तैयार हो गया, ऐसे हमारे वाटर एटीएम तैयार हो गए, हमारे स्मार्ट शौचालय तैयार हो गए। जो जो काम कंप्लीट हो गए हैं वो देखने के साथ साथ शहर को जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने चाहिए थे उससे शहर भी अच्छा हो रहा है, शहर का वातावरण भी अच्छा हो रहा है। आपको बता दें कि दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्मार्ट स्कूल, ई कलेक्ट्रेट, कमांड सेंटर जैसे अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जो कि पूरे हो चुके हैं। जबकि सीवरेज लाइन, स्मार्ट टॉयलेट, दून लाइब्रेरी, पेयजल आपूर्ति, पलटन बाजार, सौंदर्यीकरण, स्मार्ट पुल लगाने जैसे अनगिनत काम अभी अधूरे चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। हालांकि कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। विपक्षी दलों ने स्मार्ट सिटी के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। ये जो स्मार्ट सिटी वाली बात है, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है और पूरे देहरादून को आप देख लो स्मार्ट सिटी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, पानी भर रहा है। अब बरसात आने वाली है लेकिन अभी इस पर काम नहीं हुआ। ऊपर से कल ही ये पता चला है कि केंद्र सरकार ने तो उनका बजट भी कम कर दिया। अब ये कैसे इस काम को पूरा करेंगे, एक सवाल सरकार से हम लोगों का भी है। दूसरी बात कि आपने जब आपके पास फंड नहीं था तो आपने ऐसा क्यों करा कि जगह जगह आपने खुदाई शुरू करवा दी। आप लोगों को पहले अपने फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी। फंड के आवंटन के बाद आप कम से कम कार्रवाई शुरू करते। जो आज लोगों को दिक्कतें हो रही है, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब कुछ नहीं होता। तो मैं तो उत्तराखंड सरकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 638 करोड़ रुपए खर्च करके ज़रा देहरादून का वो कोना बता दें, वो पार्क बता दें जो स्मार्ट सिटी के तहत कुछ स्मार्ट हुआ हो। देहरादून में आज सड़क और गड्ढे में अंतर ही कहीं नज़र नहीं आता। सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई है, कहीं बिजली के तार हाई टेंशन गिर रहे हैं। कहाँ पर स्मार्ट है? एक जुमला बनकर के रह गया कि स्मार्ट सिटी। तो आम आदमी पार्टी ने तो इस संबंध में एक धरना भी दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई इलाज नहीं बता पाए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से जनता को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देहरादून में इस परियोजना के तहत चल रहे कार्य लोगों को सुविधा देने के बजाय उनकी मुश्किलों को बढ़ा रखा है। टूटी सड़कें आए दिन हादसों को बढ़ावा दे रही हैं। तो वहीं भाजपा के ही मंत्री विधायक इस परियोजना के तहत चल रहे कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये भी है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी देहरादून के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट 550 करोड़ रुपए रह गया है।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।